हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है और उसके पद की अवधि, वेतन, भत्ता क्या कैसे होता है, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो वो वीडियो जो लोग ना देखे हो, उस वीडियो की लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। एक बात मैं आप लोगों से गारंटी के साथ आज बोलना चाहता हूं कि आप जो चैप्टर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, और उसके पहले जो चैप्टर्स आए हैं, उनमें से अगर आप लोग कभी एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो में से ना आया हो। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए अगर कोई भी आप लोगों को परेशानी हो रही है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। आज हम लोग प्रधानमंत्री की ताकत देखेंगे। जैसे कहते हैं ना लोग कि प्रधानमंत्री की क्या औकात होती है, कैसे होता है, कैसे रहता है, उसके अधिकार क्या होते हैं, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है और क्या क्या कार्य ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के थ्रू राष्ट्रपति करता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति का क्षेत्र, राष्ट्रपति के पद कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बेस पॉइंट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में संविधान में कुछ नहीं कहा गया है कि इसका चुनाव कैसे होगा। चुनाव कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है संविधान की तरफ से। सिर्फ अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये फैक्ट एक निकल के आया, क्वेश्चन बनेगा कि क्या संविधान में, ऐसे पूछ लेगा कि संविधान में प्रधानमंत्री के नियुक्ति, प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद है, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया है संविधान में। 4 अनुच्छेद दे, 3 अनुच्छेद दे देगा, एक में दे देगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक क्या करना है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव है वह नहीं किया जाता। किसके तहत, संविधान में नहीं दिया गया है इसके तहत। इसका निर्वाचन होता है, नियुक्ति की जाती है जो राष्ट्रपति करता है। आइए देखते हैं क्या देखेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, आइए बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। अभी मैंने आप लोगों से बताया कि संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। केवल अनुच्छेद 75 में अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है, क्या बोला गया है इसमें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा कौन, राष्ट्रपति। तो ये पॉइंट निकल के आता है, यहां नोट करके आप लोग लिख लीजिए। मैं तो ये बोलूंगा जिससे कि चीजें याद हो, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। क्या लिखेंगे आप लोग कि नोट में संविधान में निर्वाचन संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। किसके, प्रधानमंत्री के निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है, या शायद इंक खत्म हो गई है इसकी, 1 मिनट। देखिए, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, संविधान में प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है, यह प्रक्रिया नहीं दी गई है। केवल अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। यह फैक्ट निकल के आया। अब देखिए बात क्या होती है कि राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करता है। आप सबको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था के तहत जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसमें जो सबसे बड़ा दल होता है, अर्थात जिस दल को बहुमत मिला होता है, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन, राष्ट्रपति। तो क्या आता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को, किसको, बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, पीएम नियुक्त करेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि प्रधानमंत्री
के लिए जो चुनाव हुआ उसमें किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, अर्थात कि बहुमत नहीं मिला किसी को। अगर बहुमत नहीं मिला है, कोई पार्टी जीत के लक्षण नहीं दिख रहे हैं उसके, तो क्या होगा कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अपनी वैयक्तिक विशेषता के तहत, व्यक्तिगत विशेषता के तहत उसे यह व्यक्तिगत अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्यों? यह राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। एक यह अधिकार है कि वह क्या करता है, अपने विशेष शक्ति के द्वारा, अपने विशेष अधिकार के द्वारा क्या करता है कि जो बहुमत प्राप्त दल होता है, अर्थात जो बड़ा दल, उसका बहुमत साबित नहीं हुआ है लेकिन वह बड़ा दल है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। तो जब वह नेता को क्या करता है, नियुक्त कर देता है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो उसे 1 महीने के अंदर क्या करना होता है कि बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर 1 महीने के अंदर वो बहुमत सिद्ध नहीं करेंगे, विश्वास मत हासिल नहीं कर लेंगे, तो क्या किया जाएगा, उन्हें हटा दिया जाएगा। तो फैक्ट निकल के क्या आया, अस्पष्ट स्थिति। अस्पष्ट स्थिति अर्थात किसी को बहुमत नहीं मिला है। अस्पष्ट स्थिति में राष्ट्रपति बड़े दल के नेता को पीएम नियुक्त कर सकता है। पीएम नियुक्त कर सकता है। इसके लिए फैक्ट क्या है, लेकिन 1 माह के अंदर, ये एग्जाम में पूछता है कि कितने माह की अवधि, कितने दिन की अवधि दी जाती है। 1 माह के अंदर उन्हें विश्वास मत हासिल करना पड़ेगा। अगर वो 1 माह के अंदर विश्वास मत हासिल कर लेंगे तो उन्हें नियुक्त कर दिया जाएगा, वरना हटा दिया जाएगा। तो इतने फैक्ट थे, आप लोग इसे नोट डाउन करें नियुक्ति से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है ना, 2 वाद हैं, नियुक्ति से संबंधित 2 वाद हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए कब किया गया था ये, 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त हो रहा है वह नियुक्ति से पूर्व बहुमत अपना साबित करे, यह आवश्यक नहीं है। देखिए समझने वाली बात है, दिल्ली हाई कोर्ट DCHC दिल्ली हाई कोर्ट क्या किया था, 1980 में यह निर्णय दिया कि जिसे प्राइम मिनिस्टर बनना है उसे बहुमत साबित करने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिएगा अभी बहुमत की कोई जरूरत नहीं है, पार्टी जिसे चयनित कर देगी वह पीएम बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 1997 में SC सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आम नागरिक को जो किसी पार्टी का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। कितने दिन के लिए, सिर्फ 6 माह के लिए आप किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, बहुमत ना मिलने पर। वह व्यक्ति किसी भी पार्टी का ना हो, किसी भी पार्टी का वह नहीं है, फिर भी आप उसे क्या करते हैं, 6 माह के लिए नियुक्त कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है, एक आम नागरिक भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह चीज पहले से पता होगी, जिन लोगों को नहीं पता होगी काफी इंटरेस्टिंग लगेगी कि एक आम नागरिक, हम आप भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कैसे, सिर्फ 6 माह के लिए। 6 माह के बाद या 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा या राज्यसभा, इन 2 में से एक की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप। इन दोनों में से एक का सदस्य आपको 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। अगर आप 6 महीने के अंदर इन दोनों में से किसी एक का सदस्य नहीं बन पाए तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। यह निर्णय किसने दिया, 1997 में किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट कह रही है कि बहुमत साबित करने का कोई जरूरत नहीं है किसे, प्रधानमंत्री बनने के लिए, और 1997 में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप आम नागरिक को भी बना सकते हो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। बतौर क्यों, क्योंकि 6 महीने के अंदर उसे क्या करना होगा, लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में,
पदावधि, वेतन और शपथ। देखिए प्रधानमंत्री की जो शपथ होती है, शपथ वह क्या करता है, राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये हो गई शपथ। छोटा है, इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पूछता है। अब आपका अगर आपकी शपथ हो गई तो आपको क्या होगा, पदावधि, कि आप कब तक पद पर बने रहेंगे। देखिए आज एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, शायद ना पता हो, प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। हमारे आपके माइंड में चलता है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो 5 साल का क्या होता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद पर रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति हटा सकता है इसे, लेकिन उसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि लोकसभा में से बहुमत लेना पड़ेगा राष्ट्रपति को भी। अगर बहुमत पारित होता है तो प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। इसलिए इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, निश्चित कार्यकाल नहीं, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा कि जब यह शपथ लेता है, शपथ से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, कि यह 5 वर्ष तक कार्य करेगा, जब तक लोकसभा विघटित ना हो। राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि लोकसभा का क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है, लोकसभा को स्थगित कर सकता है। और जैसे ही लोकसभा विघटित होगी, प्रधानमंत्री का भी पद जाएगा और जितने आपके कैबिनेट में मंत्री होंगे, पूरी कैबिनेट, पूरी मंत्री परिषद ही खत्म हो जाएगी। तो ये फैक्ट है, इन्हें याद रखिएगा आप लोग। अब बात आती है वेतन। वेतन आप लोगों को लग रहा होगा कि राष्ट्रपति 5 लाख इस समय ले रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति महोदय 4 लाख रुपए ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री का वेतन कितना होगा। देखिए प्रधानमंत्री का कोई वेतन नहीं है, प्रधानमंत्री को कोई वेतन नहीं दिया जाता। वेतन मिलता है ऐसा नहीं है, उनका क्या होता है, कोई निश्चित वेतन नहीं है, कोई निश्चित मान नहीं है कि आपको इतने रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसलिए इसमें प्रावधान क्या लिखा जाता है कि संसद जो होती है, वेतन हमेशा संसद ही तय करती है। संसद समय समय पर परिवर्तित करती रहती है या निर्धारित करती है। किसका, प्रधानमंत्री का वेतन समय समय पर निर्धारित करती है। तो ये फैक्ट आया कहां से, वेतन से। अब हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां। देखिए चीजें इजी वे में लेके समझिए, एकदम स्टोरी वाइज में बताता हूं आप लोगों को, अपने आप से जोड़ के, जिससे चीजें एकदम माइंड में आपके बैठ जाएं। और यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है एग्जाम में। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है छोटे एग्जाम के लिए। बड़े एग्जाम के लिए तो इससे डीपली पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। आइए बात करते हैं कार्य और शक्तियां। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां। तो इसका जो पहला है, कार्य और शक्तियों में जो पहला कार्य है इसका मंत्रिपरिषद के संबंध में। किसके, मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब बात करेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जब हम कार्यपालिका का इंट्रो दे रहे थे आप लोगों को, मैं दिया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद। तो उससे ही, उसी चार्ट से पता लग जाएगा कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नीचे होता है। और इसमें जो मंत्री नियुक्त होते हैं, कल हमने राष्ट्रपति के वाले वीडियो में देखा था कि राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इसमें क्या होता है, पहला फैक्ट इसका आता है कि प्रधानमंत्री अपने दल के प्रधानमंत्री अपने दल के नेताओं को मंत्री बनाने के लिए, मंत्री पद देने के लिए राष्ट्रपति से क्या करता है, सिफारिश करता है। और राष्ट्रपति मानने को बाध्य है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और क्या होता है, जो अब मंत्रियों की नियुक्ति हो गई, फिर आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में जो कार्य होगा, जो निर्देशन होगा, वहां कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। अर्थात मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, हमारा प्रधानमंत्री होता है। तो ये फैक्ट हम लोग लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री अपने दल के नेताओं को, अपने दल के नेताओं के लिए, नेताओं के मंत्री पद के लिए, मंत्री पद के लिए राष्ट्रपति से क्या करता है, सिफारिश करता है कि आप इन्हें यह पद दे दीजिए।
ठीक है, तो एक फैक्ट ये निकल गया। दूसरा, जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद की बैठक होती है, मंत्री परिषद की बैठकें हमेशा होती हैं मंत्रियों के बीच। मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता भी मैंने आप लोगों को ये बताया कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। अब बात क्या आता है कि जो मंत्री परिषद में मंत्री हैं, अगर मैं अध्यक्ष हूं, आप मुझे ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए कि आप अगर किसी भी दल या समूह के अध्यक्ष हैं, और अध्यक्ष का कार्य क्या होता है कि उसके तहत जितने भी उसके सदस्य हैं उनको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, निर्देशित करेगा। तो यही फैक्ट निकल के आता है कि मंत्री परिषद में जो मंत्री हैं, मंत्रियों की गतिविधियों कि वो कौन सा कार्य कर रहे हैं को नियंत्रित और निर्देशित करना, नियंत्रित और निर्देशित करेगा कौन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो ये फैक्ट निकल के आया हमारा। अब इसके बाद क्या आता है, एक नोट करके आप लोग पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मंत्री परिषद तो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी है, अध्यक्षता भी कर रहा है। कभी कभी ये भी सिचुएशन आ जाती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए, प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए या फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो इन मंत्रियों का क्या होगा जो उन्हीं के तहत है मंत्री परिषद में। क्योंकि पहले हम बता चुके हैं कि जब प्रधानमंत्री क्या होता है, जो मंत्री परिषद होता है ना, प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करता है, देखा हम लोगों ने। जैसे ही प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी या उनका क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, निष्कासन किया जाएगा या वो त्याग पत्र देंगे, तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी और उसके जो मंत्री होंगे उनका पद छीन लिया जाएगा। देखिए नोट में क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री की मृत्यु, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये जो फैक्ट दिया गया उसे हमें जानना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में क्या किया जाता है। पीएम की अगर मृत्यु हो रही है या वो त्याग पत्र दे रहे हैं, तो क्या होगा कि मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैं जो लैंग्वेज लिखता हूं ना, जो मैं नोट्स आप लोगों को बनवाता हूं, मैं इस हिसाब से बनवाता हूं कि जो प्रॉब्लम्स मैंने की है, फेस किया है, जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है ना, आप लोग ना करें। आप लोग बुक की लैंग्वेज पे मत जाया करिए। फैक्ट यही है, बुक में दूसरी तरह से लिखा होगा और मैं जो लिखाता हूं किसी बुक से नहीं लिखाता, मैं सिर्फ अपने से बताता हूं, चीजें इजी करके लिखने की, आप लोगों की नोट्स प्रिपेयर करवाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार सरसरी निगाह से देखें, चीजें याद हो जाए। तो इसमें परेशान मत होया करिए कि कोई इसमें बहुत बड़ी लैंग्वेज यूज करता हूं मैं, ये सारी अपने से बनाई लैंग्वेज है, ठीक, किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है। अब भाई मंत्री परिषद को तो मंत्री परिषद ही लिखेंगे ना, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ही लिखेंगे, लेकिन इसका जो टाइटल जो लिखते हैं जिस हिसाब से, वो मैं अपने हिसाब से लिखता हूं एज ए स्टूडेंट, कि लोग कैसे इसे कलेक्ट कर पाएंगे। मैं बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज लिख दूं, पूरा फैक्ट तो मुझे याद है, मैं वही लिखता चला जाऊं, बुक का कुछ बताऊं ना तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप लोग क्या करिएगा कि इसे नोट्स जरूर प्रिपेयर करिएगा, इसीलिए मैं बार बार फोर्स कर रहा हूं। तो आइए, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें देख ली, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या देखेंगे, मंत्री परिषद के संबंध में देख चुके, राष्ट्रपति के संबंध में क्या, प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एज ए सब्जेक्ट लेके मत पढ़ा करिए, ये तो एक आम नागरिक को भी जानना चाहिए, जो भारत का नागरिक है उसे भी जानने की आवश्यकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति के क्या अधिकार हैं, क्या कार्य हैं, उनसे कैसे क्या किया जा सकता है, ये सब समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में। दूसरा फैक्ट है राष्ट्रपति के संबंध में। प्रधानमंत्री क्या करता है, जो राष्ट्रपति होते हैं और मंत्री परिषद, उन दोनों के बीच में मध्यस्थता करता है। राष्ट्रपति से कैबिनेट के मंत्री डायरेक्ट वाद नहीं कर सकते, डायरेक्ट कोई चीजें नहीं कर सकते, या राष्ट्रपति डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर सकता। कौन करता है, बीच में कौन आता है, प्रधानमंत्री। फैक्ट नंबर 1, कितना इंटरेस्टिंग है ना। ऊपर हो गया राष्ट्रपति,
सबसे नीचे हो गया क्या, मंत्रिपरिषद, उसके बीच में आएंगे हमारे प्यारे से प्राइम मिनिस्टर, जो भी होंगे। देखिए, राष्ट्रपति और किसके बीच में, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मध्यस्थता करेंगे कौन, पीएम महोदय हमारे। दूसरा फैक्ट, राष्ट्रपति के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति काफी सारी नियुक्तियां करते हैं। कौन कौन सी नियुक्ति, दो चार देख लेते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, वित्त आयोग की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, और कौन सी नियुक्ति करते हैं, ये 3-4 नियुक्तियां ऐसी हैं, जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो इन सब में क्या होता है कि प्रधानमंत्री भी उन्हें क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, इसका सब पॉइंट बनाएंगे, नियुक्तियों में सलाह कौन देगा। अब ये कौन नियुक्ति करेगा, प्रेसिडेंट। सलाह कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर। ये जरूर याद रखिएगा। देखिए, किसकी नियुक्ति में, पहला सब पॉइंट के लिए ऐसे एरो बनाया करिए आप लोग। पहला किसके बारे में, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में ये क्या करेंगे, सलाह देंगे। दूसरा क्या करेंगे, चुनाव आयुक्त, इसमें सलाह देंगे। उसके बाद महालेखा परीक्षक की नियुक्ति में आगे सलाह है, आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में संबंध हो गया, संसद के संबंध में। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में खत्म हो गया। संसद के संबंध में हम लोग देखेंगे क्या, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां। चीजें ऐसी हैं, 3-3 पॉइंट आ रहे हैं, 4-4 पॉइंट आप लोग देख लीजिए। तीसरा हमारा संसद के संबंध में, संसद के संबंध में कार्य और शक्तियां किसकी, प्रधानमंत्री की। देखिए, संसद में क्या होता है कि संसद का सत्र जब अचानक से बुलाया जाता है, संसद स्थगित चल रही है सॉरी, और उसे बुलाने का कार्य अगर किया जाता है, राष्ट्रपति ही बुलाते हैं सत्र, उसे कहते हैं सत्र आहूत करना, मतलब बुलाना। मंत्रियों को बुलाना का मतलब हुआ आहूत करना। ये आहूत शब्द क्या है, संवैधानिक लैंग्वेज है, तो इसे आप लोग भूलिएगा मत, क्वेश्चन बनता है। आहूत करना बोल देता है। तो क्या ये मैं क्यों बता रहा हूं कि संसद का जो सत्र का स्थगन होता है या सत्र को आहूत किया जाता है, उसमें यह क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री सत्र को आहूत करने या स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, सिफारिश। तो ये फैक्ट बन के आया। दूसरा फैक्ट आया कि लोकसभा का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे फैक्ट हैं। पहला, संसद का, सुनिए, लोकसभा नहीं, संसद, संसद का सत्र आहूत करने या संसद का सत्र आहूत करने, या दूसरा पॉइंट क्या आता है, अवसान या स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। दूसरा, किसी भी समय लोकसभा लोकसभा विघटित करने के लिए, किसी भी समय लोकसभा विघटित करने के लिए क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे। किससे, राष्ट्रपति से करेंगे। तो ये दो फैक्ट आएंगे। एक फैक्ट आता है इनका संसद के संबंध में, सभा पटल पर, संसद में अर्थात सभा पटल पर सरकार की नीतियों को, सभा पटल पर सरकार की नीतियों को कौन रखता है, प्रधानमंत्री।
3 फैक्ट आए संसद के संबंध में। पहला, संसद के सत्र को आहूत करना, स्थान करना, स्थगित करने के लिए क्या करेंगे, राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे। दूसरा फैक्ट आता है किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकते हैं। तीसरा फैक्ट आया सभा पटल पर सरकार की नीतियों को कौन रखता है, प्रधानमंत्री। अब बात करेंगे अन्य शक्तियों। अन्य शक्तियों के तहत क्या आता है, यही देख लेते हैं। चौथा, अगर आप लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ लिया और ये पॉइंट छोड़ दिया ना, तो आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो शक्तियां आएंगी नए तौर पर है। आप लोगों ने नीति आयोग का नाम सुना होगा। जैसे ही आप लोगों ने नीति आयोग को सुना, माइंड में आया अरे ये तो योजना आयोग की जगह आया है। कब आया था, 2015 में। तो क्या करते हैं, अब इसमें अध्यक्षता देखेंगे हम लोग। सबसे यही लिख लेते हैं, अध्यक्षता। प्राइम मिनिस्टर किस किस जगह की अध्यक्षता करते हैं, किस किस परिषद की। सबसे पहले नीति आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उसके बाद किसकी करते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद। एक एक क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। कई सारी ऐसी परिषदें हैं जिसकी क्या होती है, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये आप लोग हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद देखिएगा और अंतरराज्य परिषद। 3 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन्हीं तीनों से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है। अब बात आती है, अब ये अलग से फैक्ट है, इसके तहत नहीं है, अन्य शक्तियों में है ये, कि क्या होता है, केंद्र सरकार का प्रवक्ता होता है कौन, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आप लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था कि राष्ट्रपति सेना के प्रमुख होते हैं, प्रमुख सेनापति होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख। क्वेश्चन बनता है, सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं ये कौन, राष्ट्रपति। आइए अब हम लोग एक काम करेंगे कि 4 से 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसे देख लेते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है मैंने। अगर आप लोग इसे 1 से 2 बार देखेंगे, नोट्स बना के उसे एक बार पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। आइए अनुच्छेद देख लेते हैं हम लोग। कुछ अनुच्छेद हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, सबसे पहला 74वां अनुच्छेद। ये अनुच्छेद लिख रहा हूं मैं। एक मंत्रिपरिषद होती है किसके लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए। राष्ट्रपति को जो सलाह देती है मंत्रिपरिषद, उसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री। तो इसमें सिर्फ ये लिखेंगे, राष्ट्रपति को सलाह, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद। एक मंत्रिपरिषद होगी, इसके अध्यक्ष कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। अध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद 75 में क्या कहा गया है, 75 अनुच्छेद में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और जितने भी मंत्री होंगे वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं बोल रहा हूं उसे याद रखिए, सारी चीजें नहीं लिखूंगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन बनता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। उसके बाद आता है अनुच्छेद 77। 77 में क्या गया है, भारत सरकार की कार्यवाहियों का संचालन करेंगे कौन, प्रधानमंत्री। चैप्टर ही प्रधानमंत्री का है। अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग ये समझ जाया करिए, ऊपर प्रधानमंत्री लिखा है कि ये सारे कार्य प्रधानमंत्री के हैं। बात आता है 78।
प्रधानमंत्री इसके तहत क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रपति को सारी सूचनाएं देते हैं। राष्ट्रपति को सूचनाएं देंगे कौन, प्रधानमंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट 89, देखिए इसमें जो फैक्ट है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है, समझने की कोई जरूरत नहीं। क्या है, सदन के आदरणीय मंत्रियों, सदन के या सदनों के आदरणीय मंत्रियों के अधिकार। ये डायरेक्ट पूछता है कि सदन के आदरणीय मंत्रियों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे आज बताया आप लोगों को। ये मत माइंड में लाइए कि आदरणीय मंत्री होते कौन है, आगे हम लोग देखेंगे इसे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रधानमंत्री से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर ली। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।